हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सोल्व्ड क्वेश्चन हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द सोलिबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा एक लड़की है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है और सोलिबिलिटी चेक कर रही है किन्हीं भी 3 सब्सटेंसेस का डिफरेंट टेम्परेचर पर। यानी 3 तरह के सब्सटेंस उसको दिए गए हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर एक रिकॉर्ड जो है वो नोट कर रही है और उनके साथ क्या कर रही है, ये एक डाटा कलेक्ट कर रही है जो टेबल की फॉर्म में दिखाया गया है नीचे। तो ये डिफरेंट है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है एक सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ये सब्सटेंसेस है। और यहाँ पर ये अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी सोलिबिलिटी दिखाई गई है, जैसे हॉरिजॉन्टल रो में 21, 36, 35 ये सोलिबिलिटी है जो हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं पहले भी। कैसे की जाती है? जो मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया जाता है उसको डिवाइड करना है अपने मास ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो टेम्परेचर का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन के लिए टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़े अलग अलग टेम्परेचर पर तो रीडिंग अलग आती है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो ये पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ये कहता है कि कितना पोटेशियम नाइट्रेट हमें चाहिए होगा अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है 50 ग्राम का, कि और वाटर का जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए 313 केल्विन। तो 313 केल्विन वाली जो सीरीज है उसको हम चेक करेंगे और पोटेशियम नाइट्रेट के सामने चेक करेंगे। 62 दिया गया है। ये 100 अगर हम मानते हैं तो 100 के अराउंड परसेंटेज निकाली जाती है। हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं, तो 62 आंसर आ रहा है। अगर उसकी जगह हम 50 ग्राम के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो आंसर कितना आएगा? 62 का हाफ आ जाएगा, यानी 31। यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम इसको, 31 ग्राम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 62 कब आया है? जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था सोलिबिलिटी के फॉर्मूले में। अब हमें 50 ग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। 62 के बजाय कितना आ जाएगा? उसका हाफ आ जाएगा, तो 31 आंसर आ जाएगा। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं तो वो एक एट ए टेम्परेचर सोलिबिलिटी होती है। अगर हम उसे ठंडा करना शुरू कर दें तो जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे और दोबारा से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन में। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम दूध या लस्सी को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं पानी के साथ, तो पानी और लस्सी जो है अलग अलग दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल है यानी सोल्यूट पार्टिकल है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। जब प्रज्ञा एक 353 केल्विन के नीचे जब इसको लेके जाएंगे टेम्परेचर को, तो 353 केल्विन पर तो ये डिजोल्व हैं, अच्छे से घुले हुए हैं। लेकिन जब हम इसे कूल करेंगे तो ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे और रिजल्ट में क्या होगा? सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं रहेगा, सोल्यूट पार्टिकल अलग से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सी वाला पोर्शन है, फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। अब हमें सोलिबिलिटी फाइंड करनी है हर एक साल्ट की 293 केल्विन पर। व्हाट साल्ट विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सोलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर 293 दिया गया है, तो 293 टेम्परेचर वाली लिस्ट हम चेक करेंगे और उसके बाद सोलिबिलिटी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे।
सोलिबिलिटी नोट डाउन करने के लिए हमें टेबल को देखना है और 293 केल्विन जो पोर्शन है उसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है उन सभी लाइंस को इकट्ठा कर देना है। ये डिफरेंट सोलिबिलिटी होगी और जो सबसे कम वैल्यू जिसकी आ रही है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू आ रही है हाईएस्ट सोलिबिलिटी उसकी होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा अमाउंट उसमें डिजोल्व हो चुका है। उसके बाद जो डी पोर्शन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट। बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं पार्टिकल जो डिजोल्व हो रहे हैं उनका अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की ही बात करूं, शुरुआत में ये 24 था, जब टेम्परेचर 283 है 293 कर दिया तो 37 हो गया, 313 कर दिया तो 41 हो गया। मतलब ज़्यादा अमाउंट हो रहा है कंटिन्यूसली, और ज़्यादा अमाउंट अगर घुल रहा है तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पहले भी हम कर चुके हैं तो दोबारा करने की इसको नीड नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। अगर आपको फिर भी ये चेक करना है तो इससे पिछले जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर दे दिया जाएगा। आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जो किसी टेम्परेचर पर तैयार किया गया है और हमें उसका अमाउंट पता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व जितना हो सकता है वो हो चुका है किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर। उसके बाद अगर हम अमाउंट बढ़ाते हैं तो घुलना बंद कर देता है वो, मतलब सैचुरेशन आ गया है, स्थिर अवस्था आ गई है, उससे ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस उसमें नहीं घोला जा सकता विदाउट अफेक्टिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम फिक्स रखते हैं तो उस टेम्परेचर पर कुछ फिक्स अमाउंट ही डिजोल्व कर सकते हैं हम, और जब सारा अमाउंट आ चुका होता है जो सॉल्यूशन तैयार होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के सब्सटेंस मैटर से मिलकर के बना होता है, फॉर एग्जांपल वाटर एक ही तरह का कंपाउंड है, एक यूनिट है। हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो एक एलिमेंट बनाते हैं, H2 जिसको बोला जाता है, वो भी फिक्स है। कोलोइड क्या होते हैं, कोलोइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल तो बहुत छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं वो, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी टिंडल इफेक्ट जो शो करते हैं सॉल्यूशन कोलोइड कहलाते हैं। सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और पार्टिकल को भी हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे चौक पाउडर अगर डिजोल्व है पानी में तो सस्पेंशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आपको एक्सप्लेन करना है इनको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में। होमोजीनियस कौन से होते हैं, जो अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते अलग अलग करके। सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी, ये सभी के सभी क्या हैं, होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस जो अलग अलग देखे जा सकते हैं, जैसे सोइल है, मिट्टी है, वुड है, ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज ए प्योर वाटर। प्योर वाटर को पहचानने के कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पर सिंपलेस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो हम बॉइलिंग पॉइंट का यूज करेंगे, यानी उसे हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो प्योर वाटर है तो वो 100 पर ही क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी एडिड है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा लेगा। तो ये इस तरह से काम करेगा, अगर 100 पर हो रहा है तो हम कहेंगे वो प्योर वाटर है, और अगर नहीं तो हम कहेंगे इम्प्योर वाटर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। वो चीज़ें जो एक ही तरह से बनी हुई हैं, मतलब जैसे आइस है, ये वाटर से बनी हुई है, तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। मिल्क है, मिक्सर होता है, ये डिफरेंट बायोलॉजिकल केमिकल
उनसे और वाटर की भी मिक्सिंग होती है, डिफरेंट अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं इसमें, तो ये नहीं होगा। आयरन आयरन का ही बना होता है, ओके, तो ये प्योर होगा। डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है, तो ये भी क्या है कि यूनिट है प्योर केमिकल की, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी एक कंपाउंड है, तो ये भी क्या होगा, प्योर होगा। ऐसे ही मर्क्यूरी भी क्या है, एक एलिमेंट है, ये भी क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। ब्रिक्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों से बनी होती है, मिट्टी भी होती है इसमें, हवा पानी सब कुछ प्रेजेंट होता है अलग अलग अमाउंट में। अब हम बात करते हैं वुड की, तो वुड में भी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है और एयर में भी बहुत सारी केमिकल कंपोजिशन होती हैं, तो ये सभी प्योर कंपाउंड नहीं होंगे, प्योर सब्सटेंसेस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाइड द सॉल्यूशन अमंग द फ्लोइंग एज ए मिक्सर। आपको कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं और उनको मिक्सर बताना है, अपने कौन से हैं इनमें से। सोयल है, मिट्टी है, एक मिक्सर है, एयर वाटर डिफरेंट थिंग्स जो है यहाँ पे मिक्स होती है। सी वाटर एक सॉल्यूशन है जो साल्ट से बना हुआ है और पानी के साथ मिक्सिज है। एयर इज आल्सो ए सॉल्यूशन, और होमोजीनियस सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि एयर जो है एक फिक्स अमाउंट में ही डिजोल्व होती है यहाँ पे। उसके बाद सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है, और कोल जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सोडा वाटर जो है वो, क्योंकि जो सोडा होता है वो आसानी से फिर अलग भी किया जा सकता है, तो ये मिक्सचर की फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बताना है कौन सा शो करेगा, तो हम बता चुके हैं कि सिर्फ वही सब्सटेंस टिंडल इफेक्ट शो करेंगे जो क्या बनाएंगे, कोलोइड बनाएंगे। साल्ट सॉल्यूशन अच्छे से डिजोल्व होता है तो ये कोलोइड नहीं बनाएगा। मिल्क जो है ये भी जो है अच्छे से डिजोल्व नहीं होता, तो ये लाइट जो है शो करेगा, यानी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है, तो ये अच्छे से डिजोल्व हो चुका होता है, केमिकल है, और कॉपर सल्फेट अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये क्या होंगे, ये जो ए और सी है ये हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन जो बी और डी यानी मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन है, क्योंकि स्टार्च और मिल्क दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में अच्छे से डिजोल्व नहीं होते, ये याद रखना है आपने। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो मिक्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करेंगे फिर। और 10th हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एनिमल एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स। ये आपको एज ए होमवर्क में देता हूँ, आपने एलिमेंट्स कंपाउंड्स और मिक्सर में इनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। बहुत आसान है, जस्ट इनको क्या करना है, आपने नोट डाउन करना है, चेक करना है कि प्योरेस्ट फॉर्म से बने हुए हैं या फिर एक से ज़्यादा तरह के एटम इनमें है तो कंपाउंड हो जाएंगे, मिक्सर हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स है या फिर नहीं, उस बेस पर। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं और आपने इनको जो है करना है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको एक होमवर्क की तरह मिल रहा है। ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस क्रिएट करना है आपने, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है दोनों का आप अटेम्प्ट करेंगे और इनके जो आंसर है वो मेरे पास भेजेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।